डिस्निया, डिस्निया का मीनिंग ब्रेथलेसनेस, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। ठीक है, डिस्निया के लिए सबसे पहले तो आप डिस्निया का क्लासिफिकेशन बनाना चाहिए। डिस्निया का ग्रेडिंग क्या होती है? डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, इसके लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जो सबसे माना हुआ क्लासिफिकेशन है न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन का है, NYHA। ठीक है, उसके हिसाब से डिस्निया की कितनी ग्रेडिंग होती है? 4। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ग्रेड 1 क्या होता है? डिस्निया ऑन एक्सर्शन, डिस्निया ऑन डेली रूटीन एक्टिविटी। गुड मॉर्निंग सर। भैया तीसरा होता है डिस्निया ऑन लेस देन डेली रूटीन एक्टिविटी। चौथा होता है डिस्निया ऑन रेस्ट। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है? डिस्निया ऑन एक्सर्शन मतलब होता है, पहले तो डेली रूटीन एक्टिविटी क्या होता है? डेली रूटीन एक्टिविटी मतलब आप नॉर्मली डेली जो चलते फिरते हो, नॉर्मली सीढ़ी चढ़ते हो, नॉर्मली आप घर में कुछ सामान ले जाते हो, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक आप जा रहे हो, तो ये उसका होता है डेली रूटीन एक्टिविटी। ठीक है, नॉर्मली आप हल्का हल्का सीढ़ी चढ़ रहे हो, ये डेली रूटीन एक्टिविटी है। डिस्निया ऑन एक्सर्शन, एक्सर्शन मतलब आप दो तीन मंजिल सीढ़ी चढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत तेज दौड़ लिए हो या फिर 1 किलोमीटर से ज्यादा चल लिए हो, ये होता है डिस्निया ऑन एक्सर्शन। ठीक है, तो ग्रेड 1 डिस्निया, अभी कोई भी अगर हिस्ट्री लेता है, तो कोई पेशेंट अगर डिस्निया की हिस्ट्री लेता है तो उसमें लिखना है डिस्निया ऑन एक्सर्शन। ठीक है, ग्रेड एक्चुअली एक्सर्शन डेली रूटीन और लिए इसका क्लासिफिकेशन आप ये नहीं बता सकते हो कि ग्रेड 2 ही है या ग्रेड 2 ही है, इसलिए अपन 1 to 2 या 2 to 3 इससे लिखते हैं। 3 to 4 में नहीं, 4 तो रेस्ट बता ही देगा वो। ठीक है, डिस्निया ऑन एक्सर्शन ग्रेड 4 तो ग्रेड 4 ही लिख देंगे। ठीक है, तो अब जो भी हिस्ट्री लेगा उसमें यही लेनी है हिस्ट्री। मेरे को और कोई फालतू हिस्ट्री नहीं मिलनी चाहिए कि ब्रेथलेसनेस हो रही है और उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, कब हो रही, कैसी हो रही, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो जो भी लिखेगा डिस्निया की ग्रेडिंग लिखेगा, ग्रेडिंग कैसी है ये समझ में आई जाएगी। अगर डेली रूटीन एक्टिविटी मतलब घर में जो डेली रूटीन एक्टिविटी अपन करते हैं वो करनी है। लेस देन डेली रूटीन एक्टिविटी मतलब नॉर्मली अगर वो बाथरूम और लेटरिन जाने में भी थकने लगा है, सांस फूलने लगी है, तो ये लेस देन डेली रूटीन एक्टिविटी हो गई। और रेस्ट मतलब बैठे बैठे भी डिस्निया हो रहा है। फिर कुछ टर्म है, एक होता है ऑर्थोपनिया, एक होता है प्लेटिपनिया, एक होता है ट्रेपोपनिया। ठीक है, ऑर्थोपनिया क्या होता है? ऑर्थोपनिया क्या होता है? पेशेंट को लाइंग डाउन पोजीशन में, लाइंग डाउन ब्रेथलेसनेस ऑन लाइंग डाउन पोजीशन। लाइंग डाउन पोजीशन में ब्रेथलेसनेस क्यों होगी? अगर क्या होता है, यूजली पेशेंट जब खड़ा रहता है तो क्या होता है, जो पैर का वीनस रिटर्न है वो बहुत कम आता है ऊपर तक। ठीक है, जैसे ही पेशेंट लेटता है तो जितना भी पैर का और पेट का ब्लड सप्लाई है वो सीधे हार्ट पे लोड बढ़ा देती है। तो हार्ट किसी भी कारण से अगर कमजोर होगा, हार्ट की पंपिंग कमजोर होगी या फिर कोई भी कारण हो, उस समय क्या होगा, जो नॉर्मली ब्लड है, नॉर्मल जब सप्लाई हो रही तब तो वो ठीक ठाक कर रहा था, लेकिन जब एकदम से ब्लड सप्लाई बढ़ी, वीनस रिटर्न बढ़ गया, तब उसको हार्ट फेलियर वाली कंडीशन आ जाएगी, लंग्स में उसमें पानी भरने लगेगा, तब उस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्थोपनिया। मतलब बैठे बैठे कंडीशन में उसको सांस नहीं फूल रही, जैसे ही वो लेटता है तो लेटते में सांस फूलने लगती है। प्लेटिपनिया क्या होता है? प्लेटिपनिया जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, पेशेंट को लाइंग डाउन पोजीशन में कंफर्टेबल लगता है, जैसे ही पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में आता है या बैठता है तो उसको डिस्निया होने लगता है। ये कंडीशन तब आती है, ये बहुत रेयर कंडीशन है, ये कंडीशन तब आती है जब पेशेंट को कोई ना कोई हार्ट में राइट टू लेफ्ट शंट हो, कोई ऐसी शंट आ रहा हो जब राइट से ब्लड सप्लाई लेफ्ट में जा रही है। यूजुअली ऐसा कब होता है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, इसमें ASD में कई बार ऐसा हो जाता है लार्ज। फिर
ज्यादातर यही दो कंडीशन होती है, पीडी और एएसडी। इसमें ऐसा प्लेट एपनिया की कंडीशन मिल सकती है। ट्रैपोपनिया क्या होता है? ट्रैपोपनिया मतलब पेशेंट को एक पर्टिकुलरली एक पोजीशन में लेटने में सांस फूल रही है, मतलब एक लेफ्ट साइड लेफ्ट डेक्यूबिटस या फिर राइट डेक्यूबिटस, कोई भी एक पोजीशन में लेटने में उसको सांस फूल रही है। ऐसा कब होता है? ज्यादातर कंडीशन या तो न्यूमोथोरैक्स हो या फिर लार्ज प्लूरल इफ्यूजन हो। जिस तरफ प्लूरल इफ्यूजन होता है उसके तरफ लेटने में उसको आराम होता है, और न्यूमोथोरैक्स में उल्टा होता है, जिस तरफ न्यूमोथोरैक्स हो उसके उल्टे लेटने में आराम पड़ता है। जैसे लेफ्ट साइड के प्लूरल इफ्यूजन है तो पेशेंट लेफ्ट डेक्यूबिटस में लेटेगा तो उसको आराम मिलेगा, राइट में होगा तो क्या होगा, जो फ्लूइड है बिल्कुल शिफ्ट होने लगेगा उसको एक तरफ, तो फ्लूइड हैवीनेस के कारण उसको अजीब सा लगने लगेगा, डिस्निया होने लगेगा। और न्यूमोथोरैक्स में उल्टा होता है, जिस तरफ न्यूमोथोरैक्स होता है उसके उल्टे लेटने में उसको आराम मिलता है। पीएनडी क्या होता है? पीआईडी पीएनडी पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया। ये क्लासिकल होता है हार्ट डिसीज के लिए। जो भी कोई पेशेंट वॉल्वुलर हार्ट डिसीज का होता है ना, या फिर क्रोनिक हार्ट फेलियर वाला पेशेंट होता है, क्रोनिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को क्या होता है, जब पेशेंट रात में सोता है स्लीपिंग टाइम में, तब उसको कुछ दिक्कत नहीं होती सोने टाइम, सोने के 2 घंटे बाद, 1 से 2 घंटे बाद उसको एकदम से डिस्निया होने लगता है। ठीक है, और ये डिस्निया बिल्कुल ऐसे ही ऑर्थोपनिया टाइप से होता है उसको, जब वो बैठता है, बैठ के अगर बाहर खुले में सांस लेता है तो उसको अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो ये क्लासिकल फीचर होता है पैरोक्सिस्मल, मतलब एकदम से, नॉकटर्नल रात में डिस्निया, एकदम से रात में अगर डिस्निया होता है। इसके कॉजेज बहुत सारे होते हैं, ज्यादातर यही होते हैं, वॉल्वुलर हार्ट डिसीज, क्रोनिक हार्ट फेलियर। इसके अलावा एडवांस स्टेज ऑफ सीओपीडी में भी हो सकता है, और ब्रोंकियल अस्थमा का एक्सर्वेशन जो होता है रात में तब भी ऐसा हो सकता है। कई बार जो अपना डिस्पेप्सिया होता है, जीआरडी, एकदम से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स आता है, उसके कारण भी इसको ऐसा लगने लगता है कि डिस्निया हो रहा है। तो ये सब कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें इसको पीएनडी की शिकायत हो सकती है। चलो अब आते हैं इटियोलॉजी पे। डिस्निया की कॉजेज, डिस्निया की कॉजेज फिर से अपन डिवाइड कर लेंगे। डिस्निया की कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? कार्डियक, रेस्पिरेटरी, मस्कुलोस्केलेटल, सिस्टेमिक कॉज और अदर्स। अदर्स में मोस्ट कॉमन क्या हो जाएगा? साइकेट्री। ठीक है, कार्डियक कॉजेज जिसमें डिस्निया होता है, इसमें क्या होते हैं? वॉल्वुलर हार्ट डिसीज, क्रोनिक हार्ट फेलियर सीएचएफ, क्रोनिक हार्ट फेलियर मतलब लंबे समय से हार्ट की पंपिंग कम रही हो उसके कारण, एक्यूट एमआई, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ठीक है, इन सब कंडीशन, जब जो भी कंडीशन हो जो हार्ट फेलियर करा देगी, उसमें सांस फूलने लगेगी, एक्यूट एमआई में सांस फूलने लग सकती है। एक्यूट एमआई के अलावा अगर उसको क्रोनिक एंजाइना हो रहा है, उसमें भी कई बार पेशेंट एंजाइना की कंप्लेन नहीं करता, पेशेंट सिर्फ डिस्निया की कंप्लेन करता है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन और वॉल्वुलर हार्ट डिसीज। रेस्पिरेटरी कंडीशन जिसमें आपको डिस्निया हो सकता है, वो कौन कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन क्या होती है? LRTI, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, COPD, और COPD ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, और रेस्ट्रिक्टिव हार्ट डिसीज, रेस्ट्रिक्टिव हार्ट डिसीज, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज। ठीक है, COPD जो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज होता है, जिसमें एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। उसके अलावा एक दूसरी बीमारी भी होती है रेस्ट्रिक्टिव, जिसमें कि जो एल्वुलाई बाहर नहीं होती, मतलब फूल नहीं पाती, उसमें रेस्ट्रिक्शन हो जाता है फूल, है ना। जैसे रेस्ट्रिक्टिव हार्ट डिसीज होती है, वैसे रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज भी होती है। उसमें इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, जो कोविड हुआ था ना, कोविड के बाद के जो पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस होती है, पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस, वो इसी में आती है, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज में। और न्यूमोथोरैक्स, एक्यूट LRTI निमोनिया, सब एक ही में जाएंगे, और प्लूरल इफ्यूजन, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक, ये कॉमन कॉजेस हो गए।
अब मस्कुलोस्केलेटल में क्या जाएंगे, मस्कुलोस्केलेटल में कोई भी अगर चेस्ट वॉल में इंजरी होगी, चेस्ट वॉल में इंजरी होगी तो पेशेंट थोड़ा सा भी लंबी सांस लेगा तो उसको पेन होगा। तो कोई भी कारण हो जिसमें कि मसल स्पाज्म हो गया हो चेस्ट वॉल की, या फिर बोन में कहीं फ्रैक्चर हो गया हो, या फिर इंजरी हो गई हो, या इन्फ्लामेशन हो गया है। एक कोस्टोकॉन्ड्राइटिस होती है, मतलब लंग्स, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस सुना है नाम? कोस्ट्रो और रिब्स जो होती है ना, ये स्टर्नम है, ये रिब्स हैं। रिब्स स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ती, उसके बीच में एक लिगामेंट होता है ना, उससे अटैच रहती है, ठीक है। तो वो होता है लिगामेंट, और ये जो बोन है उसके बीच का जंक्शन, उसको बोलते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। तो कोस्टोकॉन्ड्राइटिस बहुत कॉमन है। ज्यादातर पेशेंट जो अटिपिकल चेस्ट पेन के या फिर अटिपिकल डिस्निया के, लंबी सांस लेने में जिसको पेन हो रहा है, उसमें यहाँ पे इन्फ्लामेशन के कारण भी उसको पेन होते रहते हैं, तो उसको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये मस्कुलोस्केलेटल हो गए। सिस्टेमिक कॉजेज क्या हो सकते हैं डिस्निया के? सिस्टेमिक कॉजेज क्या है? सीवियर एनीमिया, सीकेडी, सीएलडी, सब में डिस्निया होगा, और SLE, सिकल सेल डिसीज। ये सब पेशेंट ऐसे हैं जिसमें कि या तो आपके पास ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, या तो फिर ब्लड की कमी है। SLE क्या है सर? सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोपाइटिस सिस्टेमिक डिसीज है जिसमें कि मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है, तो एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है। ये भी एक्चुअली SLE सिस्टेमिक डिसीज, मतलब ILD टाइप का पैटर्न आता है उसमें लंग्स में। तो ये सिस्टेमिक डिसीज हो गई जिसके कारण डिस्निया हो सकता है। अदर्स में हमने बताया, अदर्स में सबसे कॉमन क्या है? साइकेट्रिक डिस्निया, जो कि अपने पास ज्यादातर पेशेंट आते हैं। चलो इटियोलॉजी हो गई। इटियोलॉजी को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे ये ज्यादा जरूरी है। पेशेंट आ रहा है आपके पास एक्यूट ऑनसेट डिस्निया लेके, एक्यूट ऑनसेट डिस्निया को आप इवेल्यूट कैसे करोगे? इवेल्यूशन में वही आएगा आपको, हिस्ट्री एग्जामिनेशन। हिस्ट्री एग्जामिनेशन पहले आएंगे, हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद आप इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हो, उसके बाद मैनेजमेंट, ठीक है। ये 4 चीजें देखनी है। हिस्ट्री में आप क्या क्या चीजें लोगे जिससे आपको इवेल्यूट हो जाए कि आपको कॉज ऑफ डिस्निया क्या हो सकता है। कॉज ऑफ डिस्निया बेसिकली आपको रूल आउट करना है कि या तो कार्डियक है उसको, या रेस्पिरेटरी है, या सिस्टेमिक है, कि फंक्शनल है। 4 चीजों में से आपको डिफरेंशिएट करना क्या है। हिस्ट्री में कार्डियक और रेस्पिरेटरी, इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कार्डियक डिस्निया है कि रेस्पिरेटरी डिस्निया है। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर जो कार्डियक डिस्निया है, पहला कार्डियक डिस्निया में पहले ब्रेथलेसनेस आएगी, फिर कफ आएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्निया में पहले कफ की हिस्ट्री होती है, उसके बाद ब्रेथलेसनेस की हिस्ट्री है, ठीक है। दूसरा ऑर्थोपनिया अगर हो रहा है, ऑर्थोपनिया की हिस्ट्री कार्डियक डिस्निया में ज्यादा होती है। रेस्पिरेटरी में ऑर्थोपनिया कब होता है? जब उसमें हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब रेस्पिरेटरी में यूजुअली ऑर्थोपनिया नहीं होता। अगर पेशेंट कोई COPD का है या LRTI का है, उसको ऑर्थोपनिया नहीं होगा। जब वो कोर पल्मोनरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब जब उसमें हार्ट, राइट साइड का हार्ट फैलने लगता है, तभी उसको डिस्निया होता है। मतलब मेन पार्ट वो हार्ट ही कहलाया। तो रेस्पिरेटरी डिसीज कोई सी भी हो, चाहे वो COPD हो, चाहे इंटरस्टिशियल लंग डिसीज हो, उसमें ऑर्थोपनिया नहीं मिलता है। तीसरा पेरिफेरल इडीमा। पेरिफेरल इडीमा है जो पेरिफेरल इडीमा अपने पीडल इडीमा में देखते हैं। पीडल इडीमा के चांसेस कार्डियक में ज्यादा होते हैं, रेस्पिरेटरी में नहीं होते। चौथा पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। PND की आप अगर हिस्ट्री मिल रही है तो वो क्लासिकल कार्डियक की होगा। रेस्पिरेटरी में तो बहुत ही कम डिसीजेज ऐसी हैं जिसमें कि PND की हिस्ट्री मिलती है। PND क्या होता है बता ही दिया अभी हमने। एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा? कार्डियक डिस्नी, कार्डियक होगा। कार्डियक में मेनली बेसल क्रेपिटेशंस मिलेंगे, लोअर जोन में क्रेपिटेशंस मिलेंगे। रेस्पिरेटरी में रोंकाई मिलने जरूरी है, रोंकाई तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। कई बार ब्रोंकिक केसेस में सिर्फ क्रेपिटेशंस मिलते हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी के जो क्रेपिटेशंस हैं वो पूरे ओवरऑल डिफ्यूज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ लोअर जोन में जो कार्डियक डिस्निया है उसमें यूजुअली लोअर जोन में ही मिलते हैं। कई कंडीशन ऐसी आती है जैसे पल्मोनरी एडीमा में आ गया, उसमें तो पूरे में ही जाएंगे, लेकिन इनिशियली ये इसमें लोअर जोन में ही क्रेप्स मिलते हैं, ठीक। और एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा? सर
क्रेपिटेशंस, क्रैप्स, साइनोसिस, साइनोसिस क्या होती है? वो क्या कहते हैं, ग्लूकोज की आती है ना, Glucose- ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। हाँ, कितने से कम होता है तो साइनोसिस मिलने लगती है। साइनोसिस किस चीज में ज्यादा मिल सकती है? साइनोसिस का लेवल यूजुअली रेस्पिरेटरी डिसीज में ज्यादा मिलता है, कार्डियक डिसीज में कम मिलता है। ठीक है, कार्डियक डिसीज में पेशेंट को डिस्निया ज्यादा होता है। डिस्निया के अगर जो रेशो है, डिस्निया के रेशो में उसका ऑक्सीजन लेवल इतना कम नहीं होता है। रेस्पिरेटरी डिसीज में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा कम हो जाता है, उसके रेशो में उसको डिस्निया इतना नहीं होता है। जैसे कोई कार्डियक पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट डिस्निया की कंप्लेन कर रहा है, तब उसका O2 लेवल जो है यूजुअली 90 के आसपास रहता है। रेस्पिरेटरी पेशेंट अगर 60 नॉर्मल भी रहता है, कई बार 80-90 तो उसका नॉर्मल ही रहता है। Normal। अगर रेस्पिरेटरी पेशेंट डिस्ने की कंप्लेन कर रहा है तो उसका सैचुरेशन और डाउन रहता है, 50-60 पहुंच जाता है। ठीक है, तो साइनोसिस के चांसेस रेस्पिरेटरी डिसीज में ज्यादा दिखते हैं, कार्डियक डिसीज में कम मिलते हैं। ठीक है, अब O2 से इसका ऑक्सीजन लगा रहा है, ऑक्सीजन लगाने के बाद उसका जो सैचुरेशन है वो अब कैसे हो रहा है? अगर O2 लगाने के बाद सैचुरेशन एकदम से नॉर्मल हो गया है तो वो कार्डियक डिसीज ज्यादा हो सकती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसीज में O2 लगाने के बाद भी सैचुरेशन बहुत नॉर्मली नहीं हो पाता। ठीक है, कई बार 80-90 चलता रहता है। कार्डियक डिसीज में जैसे ही आप ऑक्सीजन लगाओगे तुरंत नॉर्मल आ जाएगा। डायूरेटिक को रिस्पॉन्स देखना है, डायूरेटिक्स दे रहे हो आप, डायूरेटिक्स को रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है। कार्डियक डिसीज में होगी तो डायूरेटिक्स को रिस्पॉन्स तुरंत मिल जाएगा, रेस्पिरेटरी होगी तो डायूरेटिक को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये थोड़े बेसिकली है, इनिशियल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से आप क्लियर कर सकते हो कि उसको कार्डियक है कि रेस्पिरेटरी है। ये पहले के जमाने में ज्यादा चलते थे, जबकि इको अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। हमारे पीजी टाइम में तो इको अवेलेबल नहीं था, हमें तो बाहर से ही कराना पड़ता था। अभी ये है कि इतना दिमाग लगाने से पहले अपन इको ही कर लेते हैं। ठीक है, तो कई बार लेकिन इको के बाद भी क्लियर नहीं हो पाता है कि कार्डियक है कि रेस्पिरेटरी है, तब फिर क्या टेस्ट कराएंगे अपन? एंटीप्रोबियन। फुल फॉर्म बताओ जल्दी। एंटीप्रोबियन का फुल फॉर्म क्या है? एन टर्मिनल प्रो बी टाइप ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ठीक, सर 2 मिनट सर, अभी एन टर्मिनल प्रो बी टाइप नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड या ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ठीक, ये जो है एक प्रोटीन होता है। यूजुअली जो प्रोटीन होता है बॉडी में बीपी, हार्ट फेलियर, बीपी और सोडियम का लेवल मेंटेन करता है, और क्लासिकल ये होता है हार्ट फेलियर में ही बढ़ जाता है। अगर ये इसका लेवल नॉर्मल से अगर थोड़ा सा भी रेज है तो ये बताता है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है। जितना ज्यादा उसको बढ़ेगा उतना आपको ज्यादा हार्ट फेलियर रहेगा। यूजुअली क्या है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती है, लेफ्ट साइड फेलियर में थोड़ा सा कम मात्रा में बढ़ता है। कम नहीं होता, मतलब बढ़ता कम है लेफ्ट फेलियर। लेकिन ये डिफरेंशिएट कर लेता है। कई बार अपन इको एक्सरे सब कुछ कराने के बाद भी अपन को कंफर्म नहीं हो पाता कि पेशेंट को जो डिस्निया हो रहा है वो कार्डियक है कि रेस्पिरेटरी है। उस कंडीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पेशेंट आप क्लिनिकली हिस्ट्री एग्जामिनेशन से आपको क्लियर कट हो जाता है कि उसका डिस्निया कार्डियक है कि रेस्पिरेटरी, तब ये टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर या तो फिर आपको ये देखना है कि उसको कितना ज्यादा फेलियर है, तब आप करा सकते हो। आपको ट्रीटमेंट का रिस्पांस देखना है, तब करा सकते हो कि आपने फेलियर के लिए ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद उसका कितना लेवल कम हो गया है, तब करा सकते हो। या फिर कंफ्यूजन है ही, तब भी सब कुछ करने के बाद भी कंफ्यूजन हो रहा है कि उसको कार्डियक है कि डिस्निया, कई बार क्योंकि समझ में नहीं आता कि उसको डिस्निया हो रहा है, पेशेंट फेलियर में है कि नहीं है। ठीक है, तब कराते हैं। फिर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे? सिस्टेमिक डिसीज है, कोई भी पेशेंट डिस्निया का आ रहा है तो आपको सिस्टेमिक डिसीज देखने के लिए उसको सीबीसी कराना ही है। एनीमिया के कारण सांस फूल सकती है, और यूरिया क्रिएटिनिन लेवल कराना है, सीकेडी के साथ सांस पी सकती है। एक बेसिक ईसीजी सबको कराना ही कराना है। ठीक है, को स्क्रीनिंग कराना है। ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें ईसीजी सबसे पहले हो जाएगी, सीबीसी, यूरिया क्रिएटिनिन। इसके बाद एक्सरे चेस्ट, एक्सरे चेस्ट से अपन को आधी चीजें सब समझ में आएगी, चाहे कार्डियक हो चाहे रेस्पिरेटरी हो। और बाकी के टेस्ट तो उसके बाद ही होंगे, इसके बाकी रिपोर्ट्स के आधार पे। इनिशियल ट्रीटमेंट क्या करना है डिस्निया वाले पेशेंट का? ये रूल ऑफ थंब है, रूल ऑफ थंब है कि अगर पेशेंट डिस्निया का आ रहा है तो अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज उसको कोई बड़ा फ्लूइड नहीं देना है। ठीक है,
बड़ा फ्लूइड नहीं देना है कोई भी पेशेंट अगर डिस्निया का आ रहा है तो, ठीक है। एक बार आपको उसको इनिशियल इवेल्यूएट कर लो, हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके बाद ही आपको बड़ा फ्लूइड देना है, जब आपको रूल आउट हो जाता है कि पेशेंट को कार्डियक डिस्निया नहीं है, ठीक है। इनिशियल ट्रीटमेंट में आप पेशेंट को ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट का O2 लेवल कितना है, ठीक है, वाइटल्स पैरामीटर कैसे है, ठीक है। O2 लेवल का मैं तो ऑक्सीजन लगा दोगे, वाइटल्स पैरामीटर के हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट है। एग्जामिनेशन में आपको हिस्ट्री एग्जामिनेशन में आपको क्या लग रहा है, पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी डिस्निया है तो आपको पता ही है डेरिफाइलिन, स्टेरॉइड, सबसे पहले नेबुलाइजेशन कराएंगे। नेबुलाइजेशन में आप स्टेरॉइड से नेबुलाइज कर सकते हो। अगर पेशेंट को कार्डियक होगा, कार्डियक अगर एक्यूट MI के कारण फेलियर में होगा तो आप अगर इसको वो दे दोगे क्या, एप्राट्रोपियम या फिर सालब्यूटामोल दोगे। सालब्यूटामोल क्या होता है, पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ा देता है, हार्ट रेट बढ़ा देने के कारण पेशेंट अरिथमिया के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए अगर पेशेंट एक्यूट MI के कारण अगर उसको डिस्निया हो रहा है तो पेशेंट को एप्राजेस से ब्यूनेज नहीं करना है, एप्राजेस से नेबुलाइज नहीं करना है, सिर्फ स्टेरॉइड से नेबुलाइज करना है, ठीक है। कोई स्टेरॉइड कोई सा भी दे दो, बस इसमें सालब्यूटामोल नहीं होना चाहिए। सालब्यूटामोल जो है हार्ट रेट बढ़ा देता है, अरिथमिया को प्रेसिपिटेट कर सकता है, तो प्लेन आप उसको स्टेरॉइड से नेबुलाइज कराओ जब तक कि आपको कंफर्म नहीं हो जाता कि पेशेंट को कार्डियक में भी एक्यूट MI है कि नहीं। अगर एक्यूट MI नहीं है, पेशेंट फेलियर में है, तब आप फिर भी करा सकते हो। और फिर आपको हार्ट रेट देखनी है, हार्ट रेट अगर उसकी ऑलरेडी पहले से 120 या 120 से ऊपर है तो आप उससे मत कराओ नेबुलाइज।